नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हों तो जाकर सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियोस देखें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो आइए आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है। क्या बिहार ग्राउंड रियलिटी पे बदल रहा है या बस पोस्टर्स और नेता के भाषण बदल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कभी कभी मिल रहे हैं, गांव में बिजली 24 घंटे आ नहीं रही है। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी से बिहार के हालात के बारे में। तो आप हमें बता सकते हैं कि बिहार बस पोस्टर्स और नेतागिरी के भाषण पे चेंज हो रहा है। बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के पोस्टर लग रहे हैं बिहार में, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं, आईटी वहाँ पे आई नहीं है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो कोटा और दिल्ली का ट्रेन पकड़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? मैं इसमें कहना चाहता हूँ आपको कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर घरों में शराब मिल रहा है। तो बिहार ज़रूर बदल रहा है। और बिहार की अभी ग्राउंड रियलिटी यही है कि बिहार में आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, मुख्यमंत्री एक ही है। 15 साल से ये बिहार की जनता देख रही है। और बिहार के अगर और भी ग्राउंड लेवल पर आप बात करेंगे तो हमारे सीएम जो हैं, अपोजिशन के लीडर्स तो उन पर ये भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो गांजा पीकर विधानसभा में आते हैं। ये अपोजिशन लीडर का क्लेम है। और खुद नीतीश कुमार ने ही स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप एजुकेटेड हैं और सेक्स कर रहे हैं तो जब आपका स्पर्म्स गिर रहा है तो आप उसे बाहर कर लीजिए। तो ये सारे स्टेटमेंट आप बता सकते हैं कि किस रियलिटी की ओर जा रहा है। ये सबको देखिएगा तो ज़रूर बिहार बदल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जब सीएम ही वहाँ के ऐसे हैं तो जो प्रतिनिधि हैं उनके, यानी कि एमएलए की अगर बात कर ले तो हर एरिया में अगर आप अच्छे एमएलए चुनते हैं तो लास्ट में वही जाके सरकार बनाती है। तो आपको क्या लगता है कि सीएम के चेहरे पर फोकस करना चाहिए या फिर आपके जो एरिया में जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बात तो सही है, लेकिन अगर ऐसे बात आप करेंगे तो जनता को अपने क्षेत्र के बारे में पहले सोचना चाहिए। अगर उनका क्षेत्र विकसित होगा तो बिहार जरूर विकसित होगा। लेकिन लोग यहाँ पर सीएम के चेहरे पे वोट दे रहे हैं। वो भी गलत बात नहीं है सीएम के चेहरे पर वोट देना, लेकिन सीएम ग्राउंड रियलिटी में जाके आपको क्षेत्र को नहीं देखा है। आपके क्षेत्र को सीएम ने, आपके क्षेत्र को अच्छे से कौन जाता है? जो उसकी प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि वहाँ के विधायक हों और भी जो छोटे मोटे मुखिया हों, जिला परिषद हों, वो लोग हों। तो आप अगर अपने विधायक को सही चुनिएगा, वो आपके अगर क्षेत्र को डेवलप कर पाएंगे, वो आपकी बातों को विधानसभा में रख पाएंगे, वो सही से बोल पाएंगे विधानसभा में कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये समस्या है। विधानसभा तक अगर बात जाएगी ही नहीं तो आपके क्षेत्र का विकास होगा कैसे? तो मेरे को यही लगता है कि आपको जो अपना प्रतिनिधित्व है वो आपको अपने क्षेत्र के बेसिस पे चुनना चाहिए, ना कि सीएम के चेहरे के को देखकर। लेकिन बहुत सारे जो प्रतिनिधि, आपने जैसा बात किया, बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। वो बाहर से आते हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, कास्ट बेसिस पे वो जीतते भी हैं। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम देखा जाए तो इलेक्शन का जो टिकट होता है वो एरिया के उस कैंडिडेट जो वहाँ पे खड़ा हुआ है उसका कितना कास्ट है वहाँ पे, उस बेसिस पे एलोकेट होता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, बिहार में जातिवादी बहुत ज़्यादा है। जाति के बेसिस पर बिहार की जनता वोट करती है, जो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप कोई बाहर के कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में इलेक्शन जितवा रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को उतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, लेकिन वो आपकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहाँ की जनता उसे वोट दे रही है और विधानसभा भेज रही है। तो ये जनता की भी भूल है। जनता को अपना प्रतिनिधित्व जाति के बेसिस पे नहीं, काम के बेसिस पे चुनना चाहिए। क्या वहाँ पे सड़क है, बिजली है, इस बेसिस पर चुनना चाहिए। और दूसरा मुझे एक सवाल और मन में है कि अगर मैं बिजली की बात करूं तो गांव में 24 घंटे बिजली पहुंच नहीं रही है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कभी कभी ही मिल पाते हैं।
अगर वहाँ देखा जाए तो मोस्टली गांव एरिया ही है। और अगर और लोग के पास उतना पैसा भी नहीं होता है तो वो लोग जाते कहाँ हैं? सरकारी हॉस्पिटल में। अगर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, गांव में बिजली पहुंच नहीं रही है, लेकिन बड़े बड़े बैनर में टांग दिया गया है वेलकम टू स्मार्ट सिटी, तो ये कैसा स्मार्ट सिटी है जहाँ पे अगर आप देखें सालाना में हर बार बाढ़ आता है। वादे तो बढ़ते रहते हैं लेकिन उसी बाढ़ में घर और गांव जो है वो डूब जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? जहाँ तक डॉक्टरों की बात है तो सरकार को एक कड़ा नियम लाना चाहिए कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर काम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं सबों को अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक है और ग्राउंड रियलिटी पर सरकार आकर देख नहीं पाती है। और क्या होता है कि सब अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा व्यस्त हैं। सैलरी तो उनको टाइम पर मिल ही जाती है लेकिन उतना कानून कड़ा नहीं है कि डॉक्टर थोड़ा सा भी डरें कि हम अपने सरकारी अस्पताल को छोड़कर अपने प्राइवेट अस्पतालों में ना जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, जिसको गवर्नमेंट को एक ग्राउंड लेवल पर इसको देखना चाहिए। और बात जहाँ तक बिजली की है तो बिजली पर भी समस्या तो है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बिजली में सुधार दिख रहा है लेकिन उतना भी सुधार नहीं है वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ की जनता को उम्मीद है। जैसे वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, अपने सीएम को चुनते हैं, तो थोड़ा सुधार और ज़रूरी है बिहार में। और जैसा मैं तीसरा पॉइंट बोला आपको बाढ़ के बारे में, बाढ़ वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। एक सीजन जब बारिश की आती है तो मोस्टली सब गांव वाले को छोड़ के घर छोड़कर जाना होता है, बाहर जाना होता है। तो और ये आप देख सकते हैं ये रेगुलर बेसिस पर है, हर साल बाढ़ आता है, हर साल लोग को जाना होता है। नेता वादे तो करते हैं पर पूरे नहीं करते हैं। तो इस पे आपका क्या करना है? इस पे कैसे टैकल उसको किया जा सकता है ये सिचुएशन को? तो देखिए, अगर आप बात कीजिएगा तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है आप देखिएगा कि वहाँ के जो प्रतिनिधित्व हैं हर बार वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में वादा तो करते हैं कि मैं इस बार बांध बंधवा दूंगा, बाढ़ की कुछ समस्या हल होगी, लेकिन वो समस्या हल होती नहीं है। लेकिन फिर अगले बार वही विधायक वहाँ आते हैं, फिर से वोट मांगते हैं और वहाँ की जनता उन्हें फिर से वोट करके विधानसभा पहुँचा देती है। तो जनता की भी उतनी ही गलती है जितनी सरकार की गलती है। जो वायदे किए गए थे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप वोट का बहिष्कार कर सकते हैं, उस प्रतिनिधित्व का बहिष्कार कर सकते हैं। आप उस क्षेत्र से आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जनता सवाल पूछने के लिए ही है। आप अपने प्रतिनिधित्व से सवाल नहीं पूछिएगा तो आप वोट किस बेसिस पे करते हैं? आप मुर्गा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उस बेसिस पे आपको, अगर उस बेसिस पे आपका एक दिन 2 दिन महीना चल सकता है, आपके पूरे दिनचर्या आपका पूरा जीवन नहीं चल सकता है। तो जनता को ये सोचना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है जन स्वराज पार्टी जो अभी नई पार्टी उभर के आ रही है, प्रशांत किशोर जिसके फाउंडर हैं, तो उनका भी ऐलान है कि आते साथ वो 1 घंटे के अंदर दारू बैन हटा देंगे। तो इसका किस हिसाब से वहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है अगर जन स्वराज मेजोरिटी जीतती है और सरकार अपनी बनाती है बिहार में, तो कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पहला फ़ायदा जो बिहार को होगा वो इकोनॉमी फाइनेंशियल के बेसिस पे होगा। शराब से बिहार सरकार को बहुत रेवेन्यू आती है, रेवेन्यू तो बढ़ेगी ही। दूसरा फ़ायदा मैं देखता हूँ, जितने भी अभी शराबबंदी हैं तो जहरीले शराब से जितनी मौत हो रही है वो मौत शायद संख्या उसकी कम हो जाए, क्योंकि शराबबंदी के कारण बहुत सारे जहरीले शराब बिहार में पाए जा रहे हैं। लोग इनफैक्ट घर में ही शराब बना रहे हैं, एक्सपायरी शराब पी रहे हैं, जिनसे छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। तो ये मौत रुक सकती है। तो मतलब आपका कहना है कि दारू तो चल ही रहा है बिहार में, बस उसे लीगल कर दिया जाए। बिल्कुल, दारू तो, शराब तो हर घरों में चल रहा है। शराब तो इनफैक्ट वहाँ के नेता ही पी रहे हैं। बहुत सारे नेता को लाइव पकड़ा गया है कि शराब के नशे में धुत हैं। लेकिन उसी शराब को अगर आप फिर से लीगलाइज कर देंगे
तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी जो जहरीले शराब पदार्थ से मौत हो रही है वो संख्या भी घटेगी। तो ये मैं इसको पॉजिटिव प्लस पॉइंट से देखता हूँ। और प्रशांत किशोर एक आईआईटीएन है। जब एक आईआईटीएन इसको पॉजिटिव रूप से देख रहा है, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो ऑफ कोर्स बिहार को कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी वो ऐसे वायदे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो पलायन हो रहा है बिहार से, जितने भी टैलेंटेड यूथ हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जितने भी लेबर हैं वो बिहार में पड़े हुए हैं, इवन कि उन लोग को भी वहाँ पे जॉब नहीं है, वो लोग लेबर करने के लिए भी बाहर जा रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे अगर चलते रहा, सरकार अगर यही बस दिखावा करते रही और ग्राउंड रियलिटी पे अगर काम नहीं करेगी तो क्या होगा वहाँ के यूथ का? क्योंकि अगर आप बिहार का नंबर देख लें तो हम लोग सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे है बिहार, नीचे से टॉप लिस्ट कर रहा है। तो कैसे आप इसको देखते हैं? इसके लिए तो सरकार को सोचना होगा। सरकार ही स्टेटमेंट देती है कि दिल्ली, केरला, वहाँ पे अगर बिहार के लोग मजदूरी नहीं करेंगे तो वहाँ का स्थिति खराब हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या की बात है कि आपको बिहार के लोगों को आप बोल कैसे सकते हो कि वो मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं। आपको ये चीज़ बोलना ही नहीं चाहिए। आपको उनको यहाँ पर कुछ नौकरी या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं जिसमें वो लोग व्यवसाय कर पाएँ, जिसमें वो लोग मजदूरी कर पाएँ बिहार के अंदर ही, ताकि बिहार से बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन चूंकि बिहार बहुत अति पिछड़ा राज्य है तो उतना अभी प्रोग्रेस नहीं किया है। ज़्यादातर वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लिस्ट के लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं अदर स्टेट में मजदूरी के कारण। तो आप बिहार में ही कुछ ऐसा व्यवसायी, आप ऐसा कुछ खुलने का सोचिए कि बिहार के लोग बिहार में ही रह जाएं और उनकी जो कड़ी मेहनत है वो बिहार के लिए ही काम आए और बिहार ऊपर जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने, हम अपने सहयोगी से सारा हालचाल बिहार के बारे में पूछे तो बिहार बदल रहा है। ये सिर्फ शब्द से नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी से भी दिखना चाहिए। जब गांव में 24 घंटे बिजली और हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध होंगे और बिहार के यूथ के सपने पटना में ही पूरे होंगे तो मुझे लगता है गर्व से कह सकते हैं कि जरूर बिहार बदल रहा है। यहीं पे हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं दोस्तों।